नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सत्र 2021-22 से लागू किया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, आधार पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व निर्माण, आपके जो अलग अलग पाठ्यक्रमों की श्रृंखला की है उसमें एक विषय रखा गया है जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा सामुदायिक जुड़ाव पे काम करना है या इंटर्नशिप पे जो काम करना है, नहीं तो आप एक परियोजना कार्य कर सकते हैं। मेरे पूर्व के लेक्चर में इंटर्नशिप और सामुदायिक जुड़ाव पे मैंने आपके साथ चर्चा की थी। प्रवाह परामर्श केंद्र पे इंटर्नशिप की बात की थी और नगर निगम स्वच्छता अभियान को सामुदायिक जुड़ाव से जोड़ा था। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा परियोजना कार्य की। परियोजना कार्य दो विधाओं से थोड़ा हटके है। इसमें आपको किसी एक विषय को लेके जो सामाजिक जुड़ाव वाला हो, जिसके साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो, ऐसे विषय के साथ में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो हैं BA, BCom, BSc, BHSC के जो विद्यार्थी हैं BSc के, उनको ये काम करना है। साइंस स्ट्रीम के थोड़े अलग विषय हैं, कॉमर्स के भी थोड़े अलग हैं। मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। इसमें परियोजना कार्य मैंने इसके लिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए विषय रखा है। ये एक सैंपल रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, विद्यार्थी को कैसे करना है, क्या क्या करना है और कितने समयावधि में करना है। आपने देखा होगा इंटर्नशिप और सामुदायिक जुड़ाव में उतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन इसका थोड़ा क्राइटेरिया बदलता है। परियोजना कार्य 4 चरणों में पूरी होती है। प्रथम कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय और फिर लास्ट में अंतिम प्रतिवेदन देना है। इसमें आपको एक तरीके से थीसिस के सदृश एक रिपोर्ट तैयार करना होती है। तो आइए अब आपके साथ में परियोजना कार्य रिपोर्ट कार्य जो मैंने ये सैंपल कापी बनाई है, इस सैंपल कापी पे चर्चा करूँगा और ये आपको 100 नंबर का है। ये पूरा प्रश्न पत्र 100 नंबर का है जो आपको एक अच्छी स्कोरिंग के लिए, जिससे आपकी क्रेडिट अच्छी बनेगी, उस पर करेगा। तो मैंने ये प्रोजेक्ट कार्य करा है जबलपुर में गंदी बस्ती एक अध्ययन। ये कवर पेज है, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क जबलपुर में गंदी बस्ती एक अध्ययन। ये सैंपल रिपोर्ट है। इसमें मैंने अपना नाम लिखा है डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित और मेरा यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अपने महाविद्यालय का नाम। इसके बाद देखिए ये आती है इंडेक्स अनुक्रमणिका। पहला परियोजना कार्य प्रथम प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 1 से 3। सेकंड है परियोजना कार्य द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 4 से 6। परियोजना कार्य तृतीय प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ 7 से 9। परियोजना कार्य शीर्षक पत्र 10। विद्यार्थी का मौलिकता प्रमाण पत्र 11। पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र 12। आभार पत्र 13। अध्याय प्रथम 14 से 18। अध्याय द्वितीय 19। अध्याय तृतीय 20 से 21 और संदर्भ सूची 22। जैसे मैंने कहा ना, इंटर्नशिप और आपके सामुदायिक जुड़ाव से थोड़ा हटके परियोजना कार्य। इसमें आपको 15-15 दिन के अंतराल में अपने प्रतिवेदन देना है। पहला प्रगति प्रतिवेदन, उसके 15 दिन बाद दूसरा प्रगति प्रतिवेदन, फिर उसके 15 दिन बाद तीसरा प्रगति प्रतिवेदन। अब ये 3 प्रगति प्रतिवेदन जब आप जमा कर देंगे तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसके आधार पे जो शिक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं महाविद्यालय के, वो आपका आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। जो CC जैसा होता है उसी टाइप से आंतरिक मूल्यांकन करके इसमें से आपको 50 नंबर के आधार पे आपका निर्धारण करेंगे कि आपको कितने अंकों की पात्रता है। इसमें पहले और दूसरे प्रगति प्रतिवेदन में से जो सर्वश्रेष्ठ है उसके आधार पे दे उसको और तृतीय को मिला के करेंगे। जब ये हो जाता है, इसके बाद विद्यार्थी को अपना शोध पत्र का शीर्षक लिखना पड़ेगा, मौलिकता का घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा, पर्यवेक्षक का निर्णय या निर्देशक का अनुमोदन पत्र, आभार पत्र कि मैंने ये काम किया, फिर अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय, अध्याय तृतीय और लास्ट में संदर्भ सूची। 3 अध्यायों में 5000 शब्दों में काम करना है। आपके जो
प्रगति प्रतिवेदन है, प्रथम द्वितीय तृतीय 500 शब्दों के रहेंगे। ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखना, टाइप नहीं कराना है। इसको डिजाइनदार बनाना है, आपको इसमें अपना पूरा जो एक्टिविटीज है इसमें स्पष्ट करनी। फोटो लगा सकते हैं, छायाचित्र लगा सकते हैं, प्रेस की कटिंग लगा सकते हैं समाचार पत्रों की। तो पहला ये हमारा 500 शब्दों का परियोजना कार्य प्रथम प्रगति प्रतिवेदन। ये देखिए, इसको कहते हैं प्रारूप P1। ये प्रारूप P1 है, परियोजना कार्य प्रथम प्रगति प्रतिवेदन लिखा। फिर इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र इसमें लिख दिया मैंने। BA प्रथम वर्ष के मैंने अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में जबलपुर शहर में गंदी बस्ती एक अध्ययन विषय पर परियोजना कार्य संपन्न किया है। जबलपुर शहर में 79 वार्ड में 76 गंदी बस्ती युक्त वार्ड हैं। जबलपुर नगर निगम के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल 3017 गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्ती शहर का वह आवासीय क्षेत्र है जो निरापद गंदे स्थल है। नगरों में अनुपयुक्त स्थानों पर अनियोजित तरीके की बसाहट गंदी बस्ती कहलाती है। इस बसाहट में जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन नारकीय हो जाता है। अब दूसरा आपका इसमें देना है अध्ययन की आवश्यकता। आपके अध्ययन की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, गंदी बस्ती क्या है, गंदी बस्ती में जीवन यापन कैसे होता है, गंदी बस्ती में जीवन की दशाएं किस तरह की हैं, समाज के एक पक्ष की दयनीयता शोषित अवस्था को प्रत्यक्ष रूप से जानना समाजशास्त्र के विद्यार्थी का कर्तव्य है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी का कर्तव्य है, समाजशास्त्र के विद्यार्थी की जिम्मेदारी है। समाचार पत्रों, टेलीविजन, सिनेमा, पुस्तकों में गंदी बस्ती की चर्चा हम आए दिन यहाँ के नारकी, जो नरक से भी बदतर जिंदगी है, उसके प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। अतः प्रत्यक्ष रूप से गंदी बस्ती का क्षेत्र प्रत्यक्ष सहभागी अध्ययन करके हम इस समस्या की वास्तविकता को जानकर इसका समाधान भी कर सकते हैं। यही इस अध्ययन की आवश्यकता है। परिकल्पना, आपने इसके लिए कौन सी परिकल्पना बनाई, आपके दिमाग में क्या था कि आप क्या काम करेंगे? परिकल्पना होती है कि कोई भी कार्य करने के पहले उसके विषय में कुछ उपकल्पना बना लेना, उसके विषय में एक निर्धारण कर लेना। जैसे आप बनाते ना कि मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करूंगा तो मैं फर्स्ट डिवीजन ला सकता हूँ, और अगर मुझको मेरिट में आना है तो मेरे को 4 घंटे अध्ययन करना है। ये आपने परिकल्पना की। उसी परिकल्पना में आपने तय किया कि निरंतर हम कोचिंग लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, नेट से पढ़ेंगे, तो हमारा विषय कंप्लीट होगा। ये परिकल्पना, इसके आधार पे आप करते हैं। अब देखिए, अध्ययन की आवश्यकता के बाद आता है आपका परियोजना कार्य की योजना। कार्य योजना क्या करेंगे? प्रस्तुत परियोजना कार्य 3 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। प्रथम चरण में गंदी बस्ती का विवरण, अध्ययन क्षेत्र का परिचय, अध्ययन की विषय वस्तु, अध्ययन की पद्धति, अध्ययन के प्रश्नों की तैयारी करके अध्ययन किया जाएगा। 3 चरण हमने बनाए कि आप इसको पहले में गंदी बस्ती क्या है, गंदी बस्ती का विवरण देंगे, जिस क्षेत्र का हम कर रहे हैं जहाँ की गंदी बस्ती वहाँ का परिचय देंगे, विषय वस्तु देंगे, अध्ययन पद्धति देंगे कि आपने कैसे अध्ययन किया, और उससे जो प्रश्न तैयार करेंगे उससे तथ्य जो इकट्ठे हों उनकी बात करेंगे। फिर आप आता है देखिए विद्यार्थियों में कार्य विभाजन। ये 2 प्रकार से परियोजना कार्य होगी। अगर समूह में कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं तो विद्यार्थी स्वयं ही सर्वेक्षण करेगा, खुद ही डेटा लाएगा, तथ्य इकट्ठे करेगा, और प्राथमिक तथ्यों का संकलन 6 से करने के बाद में उनका विश्लेषण करके उसमें अपना प्रतिवेदन तैयार करेगा। अगर सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो 6 विद्यार्थियों का समूह बना के उनको आप अलग अलग कार्य दे सकते हैं। जैसे 2 छात्र गंदी बस्ती से संबंधित साहित्य इकट्ठा करें, 2 छात्र फील्ड सर्वे करें, जाएंगे सब लोग, और 2 लोग मुख्यतः करेंगे, और 2 छात्र प्रतिवेदन तैयार करेंगे प्राथमिक तथ्यों का विश्लेषण करके, और इन सभी को 6 छात्र करके अपनी 6 अलग फाइल बना लेंगे, और उसमें जो आपको जानकारी मिली है गंदी बस्ती की उसका स्पष्ट करेंगे। संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण, अगर किसी संस्थान का, जैसे मैंने तो ये गंदी बस्ती का अध्ययन किया इसलिए कार्यस्थल का इसमें उल्लेख किया है, आप इसको संस्थान का विवरण भी कर सकते हैं। जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके पास के किसी कॉलेज का आप ले लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए, नगर निगम का अध्ययन कर लीजिए, आपका एक वो परिवार परामर्श केंद्र का अध्ययन कर लीजिए, आंगनबाड़ी का अध्ययन कर लीजिए, तो आपको संस्थान के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ दिया संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण, तो कार्यस्थल है मेरा, तो उसके बारे में जबलपुर शहर में गंदी बस्ती एक अध्ययन के लिए आधारताल उपनगरीय क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी के समीप संजीवन हॉस्पिटल के पीछे
की गंदी बस्ती का चयन किया गया है। यहाँ पर लगभग 125 कच्चे झोपड़ी नुमा आवास हैं, जिसमें जलमल की निकासी नहीं है, सड़कें नहीं है। इस बस्ती की दशाएं जानने के लिए इसका चयन किया गया। इसे गाजीनगर कहते हैं। इस अध्ययन के आपके उद्देश्य क्या, आप किन उद्देश्यों के तहत करना चाहते हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है। प्रस्तुत परियोजना कार्य निम्नलिखित उद्देश्य और प्रासंगिकता को लेकर है। उद्देश्य: गंदी बस्ती को प्रत्यक्ष रूप से जानना। दूसरा, गंदी बस्ती में रहने वालों के जीवन का अध्ययन करना। तीसरा, गंदी बस्ती का उदय कब आई, इसकी क्या समस्या है, उनके समाधान करना। प्रासंगिकता क्या है इस अध्ययन की। प्रस्तुत विषय पर परियोजना कार्य इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इससे हमें गंदी बस्ती का प्रत्यक्ष अनुभव होने के साथ साथ यहाँ की जीवन दिशाएं ज्ञात होंगी। हम यहाँ पे लोग किस तरह से रहे हैं, लोगों का जीवन कैसा है गंदगी में। जहाँ आपका 2 मिनट खड़े होना मुश्किल है, वहाँ पे 24 घंटे जीवन यापन कर रहे हैं। उन जीवन दशाओं को जानना। इस परियोजना कार्य को 3 चरणों में जो आपका 1.5 माह की अवधि में संपन्न किया जाएगा। यह इस कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें हमें नगरीय नियोजन का, जो नगर की बसाहट है, नगरीय नियोजन का ज्ञान होने के साथ ही साथ गंदी बस्ती क्षेत्र में भविष्य में सलाहकार बन सकते हैं। आप परामर्शक की भूमिका में स्थापित हो सकेंगे। नगर निगम, नगर पंचायत आपको परामर्शक के रूप में ले सकती है। आप वहाँ पे कोचिंग क्लास चला सकते हैं, वहाँ उनको ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ कार्य कर सकते हैं। प्रथम प्रगति प्रतिवेदन के बाद प्रारूप P2 प्रोजेक्ट का द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन है। इसमें आपको देना है जौलपुर शहर में गंदी बस्ती एक अध्ययन। ये तो आपकी हेडिंग है। परियोजना की कार्यप्रणाली। प्रस्तुत परियोजना कार्य की कार्यप्रणाली निम्नानुसार है। सर्वप्रथम जौलपुर नगर निगम से शहर की गंदी बस्तियों की सूची वार्ड अनुसार प्राप्त की। नगर निगम से सूची प्राप्त करने के बाद परियोजना कार्य की पूर्णता के लिए इस पूरे कार्य को 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग में परियोजना कार्य से संबंधित साहित्य पुस्तकों की जानकारी महाविद्यालय की लाइब्रेरी से एकत्र की। गंदी बस्ती का साहित्य प्राप्त करने के बाद नगर निगम जौलपुर से गंदी बस्तियों की सूची जो मिली थी, उससे हमने कार्यस्थल किस क्षेत्र में काम करना है इसको तय किया। द्वितीय भाग में परियोजना कार्यस्थल का चयन कर आधारताल में निवास होने के कारण यहाँ की गंदी बस्ती गाजीनगर का चयन किया। आप परियोजना कार्य जब भी करें तो अपने निवास के आसपास के क्षेत्र को अगर चुनते हैं कार्यस्थल या फिर कोई संस्थान जिसमें आप अध्ययन करते हैं आपके घर के आसपास होगा, तो वो आपको उसमें समय भी बचेगा और आप अपने क्षेत्र से परिचित होने के कारण उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब जानकारी संग्रह, फील्ड वर्क विवरण। परियोजना कार्य के लिए जौलपुर के आधारताल उपनगरीय क्षेत्र में रामनगर क्षेत्र है, वहाँ एक बस्ती है, आवासीय बस्ती, उसमें गाजीनगर गंदी बस्ती को लिया। गंदी बस्ती क्षेत्र का निर्धारण होने के बाद अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने अपने शिक्षक की मदद से अध्ययन के लक्ष्यों की प्राप्ति 1 सप्ताह में करने की रूपरेखा तैयार की कि 1 सप्ताह में हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अध्ययन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम स्थानीय लोगों से संपर्क किया, उनको विश्वास में ले। आप स्थानीय लोगों का कहना था सर्वेक्षण कार्य है, उनको अब बताइए कि शासन की योजना है, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये शासन का सर्वेक्षण नहीं है, इसमें आपको कोई हम आर्थिक लाभ नहीं दे सकते, सिर्फ आपके बारे में शासन कोई जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये उनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि आपसे प्राप्त जानकारी से हमारा फायदा ये कि हम परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, हमको नंबर प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ आपके दैनिक आवश्यकताओं के लिए क्या क्या समस्याएं ये भी हम बता सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां, जैसे गाजीनगर गंदी बस्ती के लोगों को हमने जब विश्वास में लिया तो उनसे क्षेत्र की जानकारी मिली। गाजीनगर 25 साल पुरानी बस्ती है। यहाँ 125 कच्ची झोपड़पट्टी हैं, 93 मुस्लिम घर हैं, 32 हिंदुओं के घर हैं। गाजीनगर बस्ती में जो आवासीय क्षेत्र है, यहाँ जो रहने वाले हैं वो भीख मांगने वाले हैं, पन्नी बीनने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं। गाजी बस्ती में कच्ची सड़कें हैं, सिर्फ 2 सार्वजनिक नल लगे। यहाँ जब सहभागी अवलोकन किया तो 2 सार्वजनिक नल है, 35 घरों में बिजली के अवैध कनेक्शन है, नालियों का अभाव है। बस्ती एक तरह से कचरे के ढेर में बसी हुई है। यहाँ पास में ही गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम होता है, शीट मेटल का काम होता है, तो लोहे के टुकड़े, ऑयल, ग्रीस, गंदे कपड़े, टायर, जो एक संवेदनशील है, कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है। साहित्य समीक्षा। परियोजना कार्य के लिए महाविद्यालय के ग्रंथालय में साहित्य प्राप्त किया। देखा द्वितीय वर्ष में समाजशास्त्र की जो किताब है उसमें एक पार्ट गंदी बस्ती स्लम का है, एमए में भी है, और उसमें गंदी बस्ती का विस्तार से विवरण दिया गया है। पुस्तक का नाम दे दीजिए आप, ध्रुव दीक्षित, यूनिफाइड समाजशास्त्र, बी द्वितीय वर्ष, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा। SL दोषी, PC जैन, भारतीय समाज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,
जयपुर 2005। ये हमारा द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन है। अब आता है, अब आपका देखिए प्रारूप P3, ये है परियोजना का तृतीय प्रगति प्रतिवेदन। हेडिंग जैसा कि पहले डाला था, आप पहले दूसरे में डालेंगे, जौलपुर नगर में गंदी बस्ती एक अध्ययन। पहला प्रतिवेदन हमने जमा किया था 25 जनवरी, दूसरा किया 12 फरवरी, और अब ये तीसरा प्रतिवेदन जो है ये 28 फरवरी को हम जमा कर रहे हैं। तो इसके बारे में, इसमें क्या क्या करना है तृतीय प्रतिवेदन में देखिए, यहाँ संपादित कार्य विवरण। परियोजना कार्य व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं किया है, तो आप स्वयं हस्तलिखित, आपको 500 शब्दों में, पहला भी 500 में लिखना, दूसरा भी और तीसरा भी 500 शब्दों में लिखना है। तो अगर समूह में क्या है, तो सर्वप्रथम क्या है, प्रतिवेदन की एक मास्टर कॉपी बना लें और फिर उसको अपने समूह में सब लोग अलग अलग करें। तो ये इसमें महाविद्यालय का पत्र रहेगा, अध्ययन क्षेत्र की जानकारी रहेगी, स्थानीय निवासियों से की गई चर्चा से प्राप्त सूचनाओं का साहित्य विवरण, ये सब इकट्ठा करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। तीसरी, जानकारी आंकड़ों का विश्लेषण। प्रस्तुत परियोजना कार्य के लिए चयनित कार्यस्थल गाजीनगर, रामनगर, आधारताल वार्ड है, चितरंजन वार्ड का चयन कर बस्ती से सूचनाएं इकट्ठी की। अब देखिए गांधी नगर से जो सूचनाएं मिली हैं उनका सांख्यिकी विश्लेषण। गाजीनगर 25 साल पुरानी बस्ती है, यहाँ पे 125 घर हैं, झोपड़ियाँ हैं। गाजीनगर मुस्लिम बाहुल बस्ती है। गाजीनगर में 99% लोगों के घर जो है कचरा बीन कर, थोक रद्दी, जो कचरा इकट्ठा करते हैं आसपास से जाकर रद्दी वालों को बेचते हैं, उससे जीवन यापन कर रहे हैं। 8% लोग समीपस्थ स्थानों में रद्दी चौकी के पास आधारताल क्षेत्र में फैब्रिकेशन का काम होता है, स्टील की अलमारी, कूलर, फर्नीचर, उसमें काम करते हैं। 14.4% लोग आसपास के घरों में भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे हैं। गाजीनगर में सर्वाधिक मुश्किल जो है, सबसे कठिन दौर जो है बरसात का रहता है। पूरा क्षेत्र पानी से जलमग्न हो जाता है, जिससे इनकी झोपड़ी नुमा घरों में भी पानी भर जाता है। 68 घरों अर्थात 54.4% लोग नशे के अभ्यस्त हैं। यहाँ नशा बहुत है। 15 दिनों के अध्ययन में प्रत्येक दिन यहाँ पर आपसी लड़ाई झगड़े, गाली गलौज देखने को मिला। ये आम बात है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज एक सामान्य बात है। यहाँ पे 24 घरों के लोग शिक्षित हैं और 101 घरों के लोग अशिक्षित मिले, अर्थात 19.2% ही शिक्षित हैं। 7% 125 घरों के निवासियों का कहना है कि हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, हमारा कोई स्थायी आवास नहीं है, जिससे हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। इसके कारण इनका कहना था कोरोना काल में हमारा बहुत बुरा दौर था, 2 साल हमने बहुत मुश्किल दी, हमें हफ्तों लॉकडाउन में भूखा रहना पड़ा, जिससे हमारे यहाँ के 9 बुजुर्ग और 14 बच्चों की मौत भी हो गई। गाजीनगर की मुख्य मांग है कि सरकार इन्हें अच्छी जगह पे आवास उपलब्ध कराए, गाजीनगर में वैक्सीन लगाई जाए। अब ये लोग जो कह रहे हैं 9 बुजुर्ग और 14 बच्चों की मौत, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। जो उन्होंने कहा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हो सकता है कि इनके साथ ये दुर्घटना हुई हो, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड था, सरकार के द्वारा बहुत कुछ मदद की गई है। अब इनको नहीं पहुंच पाई, ये अलग बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण की प्रविधि। आपने विश्लेषण कैसे करा, किस टेक्निक से करा? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने पहली बार परियोजना कार्य की शुरुआत की है। परियोजना कार्य सीखने की पाठशाला है। इस कार्य से प्रथम वर्ष में शोध कार्य का अनुभव मिलता है। प्रथम वर्ष के कारण शोध कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं, इतना वैज्ञानिक साइंटिफिक नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रयास ये करा मैंने कि इसके निष्कर्ष प्रमाणिक हों। मेरे सर ने भी इसमें बहुत मदद करी, बहुत कुछ बताया। इस परियोजना कार्य के लिए सहभागी अवलोकन प्रवृत्ति का चयन किया। इसमें हमने अवलोकन पद्धति का उपयोग किया, साक्षात्कार के द्वारा तथ्य एकत्र किए और गणित का प्रयोग करके तथ्यों को विवेचित करके परिणाम निकाले। परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियां। देखिए, आप सभी 12वीं पास करके आए हैं, महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है और कोरोना काल के बाद भी चुनौतियां बहुत बढ़ी हैं। तो परियोजना कार्य शोध प्रक्रिया के द्वारा किए जाना एक चुनौती था। स्कूल में आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते थे पर्यावरण की या किसी और मेले वगैरह की या किसी चीज़ की, जो आपको बताया जाता था वो सामान रहता, उसमें आपका विवरण रहता था और थोड़ा बहुत, पर ये थोड़ा हट के है। इसमें एक विधिवत, एक साइंटिफिक नेचर में आपको करना है। तो ये चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हमारे महाविद्यालय के जो समाजशास्त्र के शिक्षक हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, उनके मार्गदर्शन से ये एकदम सहज और सरल बन गया। तो जो भी शिक्षक हैं इसको बहुत सरल बना सकते हैं। सतत शोध और परियोजना कार्य की बारीकियों का मार्गदर्शन करें। परियोजना कार्य में सबसे बड़ी बाधा जो इसके बाद जो बाधा थी मुझे, वो गंदी बस्ती से जानकारी प्राप्त करना था। यहाँ के लोगों को लगता था शायद हमें सरकार भगा रही है इसलिए इन लोगों को भेजा गया है, तो आपको उनके साथ में सहयोग करना पड़ेगा। अब ये देखिए परियोजना कार्य के अंतिम प्रतिवेदन, ये आपका अंतिम प्रतिवेदन है। ये प्रथम प्रतिवेदन
द्वितीय और तृतीय, 3 प्रगति प्रतिवेदन 15-15 दिनों के अंतराल में। पहला मैंने जमा करा था 25 जनवरी, फिर 12 फरवरी और फिर तीसरा प्रतिवेदन सबमिट किया था 28 फरवरी। ये 3 प्रतिवेदन में परियोजना की पूरी रूपरेखा आ गई। अब 3 प्रतिवेदन जमा करने के बाद में जो भी छात्र 3 प्रतिवेदन जमा करेगा तो संबंधित शिक्षक जो उसके निर्देशक है, मार्गदर्शक हैं, वो उसका मूल्यांकन करेंगे। उस मूल्यांकन के आधार पे 50 नंबर का शिक्षक के माध्यम से शिक्षक उसको प्रदान करेंगे। और अब एक अंतिम प्रतिवेदन जो है, परियोजना का अंतिम प्रतिवेदन, ये P4 है, प्रोजेक्ट 4, ये आपको तैयार करना है। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो वो तैयार करने के बाद में वो जमा करेंगे। फिर उसके बाद में विश्वविद्यालय से एक शिक्षक जब आपके नियुक्त किए जाएंगे, आपके शिक्षक जो गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, निदेशक हैं, वो उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप लोग को बुलाएंगे। फिर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखी जाएगी। जैसे इंटर्नशिप और सामुदायिक जुड़ाव में बाहर शिक्षक आएंगे, वैसे ही इसमें भी आके करेंगे। और 50 नंबर की आपकी ये जो पूरी रिपोर्ट है, प्रथम प्रगति प्रतिवेदन, द्वितीय, तृतीय और आपकी फाइनल रिपोर्ट, ये आप इकट्ठी जमा करके एक साथ कर देंगे। उसमें आपसे पूछेंगे वो आपकी योग्यता पे आपने कितनी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, इसमें मार्क करेंगे। तो ये 100 नंबर का है। अब आइए अपन करते हैं परियोजना प्रोजेक्ट अंतिम प्रतिवेदन। इसको जबलपुर में गंदी बस्ती एक अध्ययन। छात्र का नाम है अथर्व दीक्षित, BA प्रथम वर्ष, केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर, सत्र 2021-22। निर्देशक डॉक्टर ध्रुव कुमार, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। नीचे केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, गड़ा फाटक रोड, गोल विद्यालय जबलपुर। और विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ये आपका कवर पेज है। अब इसके बाद विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र, कि मेरा कार्य मौलिक है, ओरिजिनल है, इसकी विद्यार्थी घोषणा करेगा। तो वो देखिए इसका प्रारूप है। मैं अथर्व दीक्षित घोषणा करता हूँ कि यह परियोजना कार्य जबलपुर में गंदी बस्ती एक अध्ययन मेरे द्वारा किए गए मूल कार्य पर आधारित है, ओरिजिनल है, जिसमें प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग विधिवत स्वीकृति उपरांत किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट किसी अन्य डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में प्रस्तुत नहीं की गई। फिर नीचे विद्यार्थी का नाम अथर्व दीक्षित, कक्षा BA प्रथम वर्ष, अनुक्रमांक जो आपका कॉलेज का एडमिशन नंबर है 11, और ये हस्ताक्षर करना है। ये आपका विद्यार्थी का मौलिक घोषणा पत्र। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र। पर्यवेक्षक निर्देशक, मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित अधो हस्ताक्षर करता एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित परियोजना रिपोर्ट मेरे निर्देशन में किए गए परियोजना कार्य की वास्तविक रिपोर्ट है। यह केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर में मेरे अनुमोदन के पश्चात प्रस्तुत की गई। यहाँ देखिए तारीख डाल दी, 23 मार्च को प्रस्तुत की, हस्ताक्षर कर दिए निर्देशक। ये पर्यवेक्षक निर्देशक का। अब इसके बाद विद्यार्थी को आभार पत्र देना होगा, एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए, मैं इस परियोजना कार्य की पूर्णता के लिए प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी का अत्यंत आभारी हूँ। मेरा यह प्रतिवेदन मेरे शिक्षक डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित जी के सहयोग के कारण ही पूर्ण हो सका, अतः मैं उनका भी आभारी हूँ। मुझे अपने इस प्रोजेक्ट कार्य में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, नगर निगम जबलपुर साथियों, गाजीनगर बस्ती वासियों से सहयोग मिला, जिनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये हस्ताक्षर करना है अथर्व दीक्षित, BA प्रथम वर्ष, तारीख डाली जबलपुर। अब आपको ये 3 अध्याय लिखना है इसमें रिपोर्ट में। देखिए, पहला अध्याय आप लिखेंगे, अध्याय प्रथम, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। परियोजना कार्य का परिचय, तो परिचय दीजिए आप। जबलपुर गंदी बस्ती एक अध्ययन परियोजना कार्य के लिए मैंने जबलपुर की गंदी बस्ती गाजीनगर का प्रत्यक्ष सहभागी अवलोकन कर यह प्रतिवेदन तैयार किया है। परियोजना कार्य एक शैक्षणिक कार्य है, प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है परियोजना कार्य। इससे हमें गंदी बस्ती को जानने का प्रयास किया। गंदी बस्ती में समाज के लोग किस तरह रहते हैं, उनका जीवन दशाएं क्या हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, गंदी बस्ती में समाज को जानना समाज के लिए क्या नुकसानदेह है, इस परियोजना कार्य का उद्देश्य है। परियोजना कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र के लिए जबलपुर महानगर के आधारताल उपनगरीय क्षेत्र के चितरंजन वार्ड की गाजीनगर गंदी बस्ती का चयन किया। गाजीनगर लगभग 25 वर्ष पुरानी स्वतः की गई एक अवैध बसाहट है, जो लगभग आधा किलोमीटर के भूखंड में बसी है। बसाहट के पूर्व यह भूखंड कचरा संग्रह केंद्र था, लेकिन शासन की अनदेखी, पड़ोसी रामनगर वासियों की निष्क्रियता के कारण आज यह क्षेत्र
एक अनियोजित बसाहट का निरापद स्थल बन गया है। ये नारकी जीवन यापन अगर देखना है आपको, नरक में कैसी जिंदगी है पृथ्वी में, आप आके गाजीनगर में देखिएगा। साहित्य समीक्षा। गंदी बस्ती को मलिन बस्ती भी कहा जाता। अंग्रेजी भाषा में इसे स्लम कहते हैं। गंदी बस्तियों से तात्पर्य एक छोटी झोपड़ी, कच्चे मकान, लकड़ी या फट्टी की कोठरी में 10-12 लोगों का जीवन यापन करना है। यहाँ पर एक ही कमरे में रसोई, शयन कक्ष, बैठक कक्ष रहता है। गंदी बस्ती एक ऐसा स्थान है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं होती। समाजशास्त्री बर्गल कहते हैं कि गंदी बस्ती वह क्षेत्र है जिसमें निम्न स्तर की आवास दशाएं होती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था गंदी बस्तियों को नरक कुंड बताया था। नरक कुंड, नरक का कुंड है ये। समाजशास्त्री डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी के अनुसार गंदी बस्तियां वे स्थान हैं जिसमें मनुष्यता का निर्दयता पूर्वक गला घोंटा जाता है, नारित्व का अपमान होता है, बचपन से बच्चों के जीवन में जहर घोला जाता है। गंदी बस्ती कैसे आई? भारत में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण नगरों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण ने यहाँ पर जनसंख्या के कारण आवास समस्या उत्पन्न कर दी। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हुआ और किराए में वृद्धि के कारण मजदूर गरीब तबका जो है रेल की पटरियों के आसपास बसने लगा, नालों के समीप शहर के कचरा केंद्रों में अस्थायी निवास बनाकर रहने लगे। देश में 907 नगरों में 50,000 से अधिक आज गंदी बस्तियां हैं, अध्ययन में पता चला है, जिसमें देश की जनसंख्या का लगभग 24% हिस्सा जीवन यापन कर रहा है। आज देश के छोटे बड़े सभी नगरों में गंदी बस्ती के भरमार है। हर शहर में, कहीं भी ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ ना हो इन्हें, और हर जिले में इनको अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे बम्बई में गंदी बस्ती को चाल कहते हैं। मुंबई की जो धारावी चाल है वो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। ये ऐसा बताया जाता है कि लगभग 22 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस पर हॉलीवुड ने एक स्लम डॉग मिलीनियर नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। कोलकाता में गंदी बस्तियों को बस्ती कहते हैं, चेन्नई में चेरी कहते हैं, दिल्ली में कटरा, कानपुर में आहता, जबलपुर में स्लम कहा जाता है। भारत में गंदी बस्तियों की स्थिति अत्यंत दयनीय और अमानवीय है। अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में बसाहट के कई गंभीर दुष्परिणाम आए। आवास की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत विघटन के साथ ही साथ समाज में रोग, नैतिक पतन, मनोवैज्ञानिक समस्याएं पनप रही हैं। गंदी बस्तियों में स्त्रियों का सतीत्व नष्ट होता है, बच्चों का गला घोटा जाता है। गंदी बस्तियां मूलतः पारिवारिक विघटन की जनक हैं। गंदी बस्तियों में बच्चे जल्दी धूम्रपान, शराबखोरी, नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ, सट्टा, चोरी जैसी गलत आदतें सीख जाते हैं, जिससे वो व्यक्तिगत विघटन का परिचायक हैं। गंदी बस्तियां व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन के निर्माण करती हैं, जिससे सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। गंदी बस्तियों के निवासी अत्यंत निर्धन होते हैं, जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। गंदी बस्तियां वास्तव में नैतिक पतन का केंद्र। ये समीक्षा है, आपको किताब से लिखना है, पर उसमें आपको बताना पड़ेगा आपने किस किताब से लिया। अब परियोजना कार्य की योजना। आपने परियोजना कार्य की योजना क्या है? प्रस्तुत परियोजना कार्य 15 दिनों के चरणबद्ध रूप से किया गया है। जबलपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र आधारताल की एक गंदी बस्ती गाजीनगर का चयन कर निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए। पहला लक्ष्य है गंदी बस्ती क्या होती है को प्रत्यक्ष रूप से जानना। गंदी बस्ती के निवासियों के जीवन को समझकर उनका अध्ययन करना। गंदी बस्ती की समस्याएं जानकर उनके लिए समाधान प्रस्तुत करना। गाजीनगर गंदी बस्ती का रूपरेखा, एक प्रोफाइल तैयार करना। परियोजना कार्य के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गाजीनगर बस्ती का सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होता है कि आप जो चीज देखते हैं वो अवलोकन है। आप वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ, बस्ती के साथ उठ बैठ के अगर आप वहां को देख रहे हैं बस्ती, तो उस सहभागी अवलोकन कहलाता है। हमने हफ्ते में प्रतिदिन 2 घंटे क्षेत्र में रहकर किया। प्रतिदिन 2 घंटे क्षेत्र में रहने से मुझे बस्ती की रूपरेखा को समझने का अवसर मिला। पहले सप्ताह में गाजीनगर बस्ती की सहभागिता से बस्ती वालों का विश्वास प्राप्त किया। उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे, तो धीरे धीरे उनके साथ में एक संपर्क स्थापित हुआ, जिससे हमको अगले हफ्ते में जानकारी मिली। द्वितीय सप्ताह में हम उनसे साक्षात्कार लेके कुछ तथ्य प्राप्त किए, और द्वितीय सप्ताह के पहले 2 दिन हमने उनसे साक्षात कर लिया और बाकी के 4 दिन में संपूर्ण अध्ययन कार्य को लेखनबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। ये हमारी योजना थी। प्रस्तुत परियोजना कार्य इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि इससे हमें गंदी बस्ती का जीवन ज्ञात हुआ। जीवन में यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चले कि समाज में प्रशासन की मदद से हम इसमें सुधार ला सकें।
अतः यहाँ के निवासियों को विश्वास की धारा से जोड़कर उनका जीवन हम सार्थक बना सकते हैं, जिससे विकास की धारा के साथ जुड़े। अब कार्यस्थल का चरण की कार्यस्थल क्या था? प्रस्तुत परियोजना कार्य जबलपुर महानगर के उपनगरीय क्षेत्र आधारताल में किया गया। आधारताल राष्ट्रीय मार्ग 7 पर स्थित है। यहाँ पर 2 विश्वविद्यालय हैं, एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, एक नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, एक महाविद्यालय है नवम्बे महाविद्यालय, एक पुलिस स्टेशन, 12 स्कूल, 27 आवासीय कॉलोनियों के साथ ही साथ यहाँ पे 12 गंदी बस्तियां हैं। गाजीनगर गंदी बस्ती आधारताल की एक व्यवस्थित कॉलोनी रामनगर के पीछे है। यह क्षेत्र पहले कचरा संग्रह का स्थल था, लेकिन विगत 25 वर्षों से यहाँ पर धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियां बसती गईं और आज यह लगभग आधा किलोमीटर का क्षेत्र एक सघन गंदी बस्ती बन गया है, जिसमें जलमल की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पक्की सड़क, बिजली, संचार साधन, स्कूल, दुकान कोई भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कचरे के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब ये आपका पहला अध्याय हो गया। अब दूसरा अध्याय देखिए, अध्याय द्वितीय। इसमें आपको परियोजना की कार्यप्रणाली, आपकी प्रोसेस क्या है, ये बताना है। तो इसमें मैंने एक पेज में दिया, देखिए, गाजीनगर गंदी बस्ती के सहभागी अवलोकन विधि के द्वारा परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए हमने प्राथमिक तथ्य प्राप्त किए। एक हमारी कार्यप्रणाली थी, पहले भी बताया कि सहभागी अवलोकन किया, साक्षात्कार लिया। उस कार्यप्रणाली में देखिए क्या हुआ, जो जानकारी मिली उसको यहाँ तथ्यात्मक रूप में लिखना है। कुल झोपड़पट्टी 125, धर्म के अनुसार घर 93 घर मुस्लिम के, 32 घर हिंदुओं के। गाजीनगर की आबादी 788 है, जिसमें 256 पुरुष, 260 महिलाएं और 272 बच्चे हैं। शिक्षित 10 पुरुष हैं, महिला 6 हैं, बच्चे 12, कुल 28 लोग शिक्षित अर्थात 3.55% यहाँ की साक्षरता है। परिवार का प्रकार 38 परिवार संयुक्त हैं और 87 परिवार एकल हैं। यहाँ 50 रुपए से 80 रुपए प्रतिदिन आय है। जो इनको भीख मिलती है या कहीं काम करते हैं, इनको कहना है 50 से 80 रुपए प्रतिदिन मिलता है। घरों में रहने वालों की संख्या 2 से 4 सदस्यों वाले 21 घर, 5 से 8 सदस्यों वाले 62 और 8 से अधिक सदस्यों वाले 42। ये अलग अलग है। बीड़ी गुटखा 40 लोग बीड़ी गुटखा सेवन करते हैं, 32 लोग शराब का और 8 लोग गांजा भांग का। ऐसे 64% 80 लोग नशे के शिकार हैं। ये एक उल्लेखनीय तथ्य। अब आता है आपका तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय जो है निष्कर्ष। गाजीनगर बस्ती से जो तथ्य मिले हैं उनका विश्लेषण किया हमने। तो गाजीनगर बस्ती में कुल 125 घरों की आबादी 788 है, जिसमें 256 पुरुष, 260 महिलाएं और 272 बच्चे। धार्मिक विश्लेषण के अनुसार गाजीनगर मुस्लिम बहुल बस्ती है, जिसमें 74.4% मुस्लिम और 25.6% हिंदू है। गाजीनगर बस्ती में मात्र 3.5% ही शिक्षित है। यहाँ साक्षरता दर सिर्फ 3.5% है, अर्थात 96.4% निरक्षर हैं। इनका कहना है कि हम अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, कापी किताब खरीदना पड़ेगी। दूसरी चीज, जितनी देर स्कूल जाएगा बच्चा तो घर में काम कौन करेगा, घर की देखभाल कौन करेगा, 4 पैसे कौन कमाएगा। गाजीनगर बस्ती में 69.6% एकल परिवार और 30.4% संयुक्त परिवार है। 5 से 8 सदस्य वाले यहाँ पे 49.6% है। 8 सदस्य संख्या वाले 33.6%, अर्थात यहाँ पर 83.2% परिवारों की संख्या 5 से अधिक है। यहाँ के 64% लोग नशा करते हैं। ये अलग अलग प्रकार है। ये हमारा निष्कर्ष। अब परियोजना कार्य में आपको चुनौतियाँ क्या हैं ये दिया जाएगा। परियोजना कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें हमको निम्नांकित बाधाएं आई। पहला, विषय का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती था। कौन सा विषय चुने, किस पे काम करेंगे। फिर अध्ययन क्षेत्र का चयन करना भी, इतना बड़ा जबलपुर शहर है, आप जहाँ रह रहे हैं वो शहर काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कौन सा विषय कहाँ जाएंगे, क्या चुनेंगे, उसका चयन करना। फिर तीसरा जो है, गंदी बस्ती में जाकर अध्ययन करने में शुरू के 2 दिन तो हमें वापस लौटना पड़ा। मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने वापस कर दिया, आप क्यों आए, शक की नज़र से देखा। बस्ती वाले बात ही नहीं करते थे, फोटो लेने पर झगड़ा करते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे, बोले आपने फोटो ली, हमारी फोटो ली, हमको पैसा दीजिए। वो अपनी फोटो का पैसा मांग रहे थे। तो यहाँ पर शराब के नशे में लोग घूमते फिरते रहते हैं, जो पैसा मांगते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये गंदी बस्ती में हम जानकारियाँ नहीं दी लोगों ने, बोले हम जानकारी नहीं देंगे। यहाँ पे हर घरों में असामाजिक तत्व रहते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने जो असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने हमको बाधा पहुँचाई। ये कुछ बाधाएं हैं, लेकिन बाधाएं जो हैं उनको पार करने के बाद ही जीत होती है।
तो वो है अनुशंसाएं। अब आपने कुछ अनुशंसाएं भी देना है कि आपकी ये जो परियोजना कार्य से आप क्या कर सकते हैं। पहला, परियोजना से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर गाजीनगर बस्ती के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। गाजीनगर गंदी बस्ती के सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास में पहुंचाया जाए। बस्ती के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। बस्ती वासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और बस्ती में वासियों को स्वास्थ्य कैंप लगा के वैक्सीन लगाई जाए। अब अंत में आपको लास्ट पेज है संदर्भ सूची। देखिए, मैंने जिन जिन किताबों का अध्ययन किया है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके लिखने का तरीका ऐसा है, जैसे ध्रुव दीक्षित की किताब है तो आपको पहले सरनेम लिखना पड़ेगा, दीक्षित कॉमा ध्रुव, फिर आपको 2 बिंदी लगा के कोलन यूनिफाइड समाजशास्त्र, फिर प्रकाशक शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा 2006। फिर दूसरा है दास डी के लाल, डी के लाल दास नाम है तो दास पहले, फिर डी के लाल, सामाजिक शोध रावत पब्लिकेशन जयपुर 2017। शर्मा जीएल, सामाजिक मुद्दे रावत पब्लिकेशन जयपुर 2016। दोषी एसएल एवं जैन पीसी, भारतीय समाज नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2005। ये संदर्भ सूची। इस तरीके से आपको ये पूरी रिपोर्ट हमारी जो है परियोजना कार्य जो है ये कंप्लीट करना है। 3 प्रतिवेदन आपके रहेंगे इसमें, प्रथम प्रगति प्रतिवेदन, द्वितीय प्रगति प्रतिवेदन, तृतीय प्रगति प्रतिवेदन। ये आपको 1.5 महीने के अंदर करके 15-15 दिन के अंतराल में जमा करना है। फिर इसके बाद में जब ये 3 जमा हो जाएंगे, आपके शिक्षक इसमें देखेंगे क्या सुधार कर सकते हैं तो वो बताएंगे। फिर उसके बाद में आपको 3 अध्यायों वाला, जैसे मैंने आपसे चर्चा की ना, 3 अध्यायों वाले आपको ये गंदी बस्ती जो है परियोजना जो है प्रोजेक्ट का अंतिम प्रतिवेदन आपको P4 3 अध्यायों में करना है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और अंतिम पेज रहेगा आपका संदर्भ सूची। तो ये प्रोजेक्ट का सैंपल रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने में बहुत मदद मिलेगी। ये 100 नंबर का पेपर है जो कि आपके स्कोर को बढ़ाएगा, आपके क्रेडिट को बढ़ाएगा। आपके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट जो है अच्छे क्रेडिट वाला मिलेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे YouTube चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आप देखेंगे, आपको समाजशास्त्र के सारे प्रोजेक्ट कार्य के साथ साथ पहले मैंने इंटर्नशिप भी रखी थी, इंटर्नशिप के बाद सामुदायिक जुड़ाव भी रखा था और ये परियोजना कार्य मित्रों के आग्रह पे मैंने ये प्रस्तुत किया है। आप लोग इसको अच्छे से समझें और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, जबलपुर के जो भी विद्यार्थी हैं वो केसरवानी कॉलेज में प्रातः 11 से 3 बजे तक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।